बेशरम सरकार को, इस मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये दो बोल तो बोल दे, संवेदनाएं प्रकट कर दे, इसको इस्तीफा देना चाहिए। बल्कि भया भय हैं कि उसको लफ्ज़ों में हम कह नहीं सकते। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लोगों के दिलों में हूक है, लोग अपनों से जुदा हो गए, हर तरफ हाहाकार है। इसकी जो है लुल्लो चुप्पो कर रहा है ये देश का अदालत, इस देश की सुप्रीम कोर्ट। इनको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए था, सारे लोगों को समेट के इनको सजा सुना देना चाहिए था। ये लुल्लो चुप्पे मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इससे क्या होगा? सर, मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा। शुक्रिया। मैं कंचन लाल और बरेली शरीफ से मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ और इनकलाबी मज़दूर केंद्र जो मज़दूरों को उनके हक़ों के लिए जो उनको संगठित कर रहा है, इसलिए हम लोग ने किसानों को समर्थन के लिए जो लड़ाई छिड़ी हुई है इस वक्त हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में, उसको समर्थन करने के लिए गाजीपुर के बॉर्डर पर हम भी इनकलाबी मज़दूर केंद्र की तरफ से उसके जानिब से यहाँ पर आए हुए हैं। इनकलाबी मजदूर केंद्र से आप लोग हैं और कब से यहाँ पे हैं? हमको जनाब तकरीबन हम फरवरी 23-24 के दरमियान हम यहाँ आ गए थे, तब से लगातार हम लोग यहीं पर हैं। मंच पे अपने वक्तव्य, अपने जो मुज़ाहरात हैं, जो तकरीरें हैं, जो इनकलाबी नगमे हैं, उसके ज़रिए हिंदुस्तान का जो मेहनत कश अवाम है, किसान हैं, मज़दूर हैं, उनको लगातार हम अपने बातों के ज़रिए जो काले कृषि कानून, ये हिटलरी हुकूमत, फासिस्ट हुकूमत जो लेकर आई है, उसके मुखालफत हम लोग कर रहे हैं। आप जब से यहाँ पे आए हैं, आंदोलन चल रहा है लगातार, सरकार भी नहीं सुन रही है, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या क्या देखा, क्या आपने सीखा, इसको आप बताएं। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जनाब आपका ये। दरअसल मुझे नहीं लगता है, ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान में जो तकरीबन 70 साल से आज़ाद भारत में जो लड़ाइयाँ मज़दूरों की, किसानों की लगातार लोग लड़ते चले आए हैं। ये बात और है कि गोरी चमड़ी वाले चले गए और उनकी जगह ये काली चमड़ी वाले आ गए, लेकिन लड़ाइयाँ जो हैं वो रोटी के सवाल के लेके, ज़मीनों को लेके लगातार चलती रहीं। बस इसकी ये ख़ासियत है, जो पूरे जो मुज़ाहरे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, कि इसमें 1857 की जो हमारी मुश्तरका विरासत है उसने इसको ज़िंदा कर दिया। ये फ़ख्र की बात है। इसमें जो सारे तबके हैं, जो इनके मंसूबे थे, जो उन्होंने इंसानी समाज को हिंदुस्तान में जो बांटा, जो त्रिशूल तलवारों की जो भाषाएं बोली, उसको धता बताते हुए जो मेहनतकश मज़दूर लोगों ने जो भाईचारा कायम किया, ये बड़ी बात है। आप बता रहे हैं कि जो 1857 की क्रांति के बाद हम लोग के देश मुल्क में जिस तरह से लोगों को ये आंदोलन जगाने का काम किया है, लेकिन वही देखने को मिलता है कि जब इससे पहले भी महामारी फैला था तो जमातियों को मतलब कोरोना बम कहा गया और तरह तरह से इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए। और मौजूदा वक्त में देखिए कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव थे, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जाकर कुछ ऐसे शब्दों का मतलब कि उन्होंने चयन किया, ऐसे अल्फाज उन्होंने बोले जहाँ पे टकराव होना संभव था। देखिए कि हो भी रहा है वहाँ पे। देखिए तो चुनाव के बाद रिजल्ट भी आ गए और खबरें आ रही है कि हिंसा हो रहा है। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार सच में अंग्रेज़ों की तरह काम कर रही है या डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतंत्र की तरह काम कर रही है? देखिए, ये तो ज़ाहिर हो चुका है कि ये पूरी दुनिया में जो संकट है, पूरी दुनिया जो सरमाएदारी, ये पूरी दुनिया है, लुटेरों की दुनिया है, ये थरथरा रही है। जो बेरोज़गारी के सवाल हैं, बेकारी के सवाल हैं, रोटी के सवाल हैं, वो पूरी दुनिया में उथल पुथल करे हुए हैं। और ये हिंदुस्तान की जो हुक्मरान है, ये भी नहीं बच पाए। तो
लिहाजा जो यहाँ का कारपोरेट घराने हैं वो सचेतन तौर पे आप पाएंगे कि वो इसको हिटलरी सरकार को, क्योंकि जो इससे पहले की सरकार थी वो इनके मफाद के लिए वो कानून, वो नीतियाँ वो नहीं बना पा रही थी एक झटके के साथ। कहीं ऐसा ना हो हिंदुस्तान में जो मजदूर है वो बगावत कर जाए। इसलिए जो कारपोरेट टाटा, अंबानी, अदानी जैसे ये लुटेरे हैं, ये सचेतन तौर पे आवाम को क्या पता है, ये इसको लेके आए, इस हिटलरी हुकूमत को, जो आरएसएस वाली जो संघी सरकार है, इसको बाकायदा लेके आए, इसको प्रमोट किया है। और ये शर्तों के साथ कि जो श्रम कानून हैं उनको तुम, कारपोरेट ने खुद कहा था, इस मुख्यमंत्री से गुजरात में जाके एसोचैम ने, फिक्की ने, इनकी सारी लुटेरों की जमात वहाँ पहुँची थी। ये शर्तें, ये सौदेबाजी हुई थी कि अगर तुम्हें हम वज़ीर आला बना दें कैसा रहेगा। बोले ठीक है। तो जो आज जो कृषि काले कानून और जो मज़दूरों के जो अधिकार, जो हक हमने लड़के हासिल किए थे, अपनी गर्दनें कटाई हैं, जेलें खाई थीं और इनके गले में हाथ डालकर छीने थे, वो कानून 44 कानून हमारे हकों के लिए थे, हमारे मफाद के लिए थे, वो सब एक झटके में इस संघी सरकार ने उनकी तिजोरियां भरने के लिए ख़त्म कर दिए, 4 में समेट दिया। अब दौलतें चूँकि हिंदुस्तान के जो सरमाए हैं, जो अदानी अंबानी हैं, उन पे दौलतें इतनी बढ़ गई हैं, दुनिया में उनमें सूची में नाम जा रहा है, तो वो तो कह रहे हैं अब क्या करूं, इस दौलत का जंग खा रही है। तो हिटलरी सरकार जो है, मोदी सरकार कह रही है मेरे आका आप क्यों परेशान हो रहे हैं। उनकी जो गिद्धों की नज़र है वो इस खेती पर लगी हुई थी, इसको बाज़ार के हवाले, उनके हवाले ये करने की मंशा है इनकी, और कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ये किसान तो लड़ाई जीता हुआ है। पूरे हिंदुस्तान को जो हुकूमत है इसके छाती पे बैठे हुए हैं, घेर लिया है सब तरफ से। आप बोल रहे हैं कि किसान जीता हुआ है और सरकार के छाती पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन 5 महीने गुजर चुके हैं, सरकार आप लोग की बात को सुन नहीं रही है। क्या देखते हैं, क्या आपकी बात को सरकार सुनेगी? देखिए, जो आप कभी देखिएगा इतिहास के पन्ने पढ़ के, दुनिया में जितने भी तानाशाह हुए हैं, जब जब उन्होंने आवाम पे जुल्म किए हैं, या तो वो उन्होंने खुदकशियाँ की हैं या खदेड़ खदेड़ के भगा भगा के जनता ने उनको मार दिया है, मिट्टी में मिलाया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास गवाह है। ये बचेंगे नहीं, इनका वही हशर होगा। अभी आप कह रहे थे कि बंगाल में हार गए, 4-5 राज्यों में हार गए, ठीक है, अलग अलग नज़रिए से लोग देख रहे हैं। हम इसको केवल और केवल इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसमें इनको हराने में इनके जो पीछे जो कारवां चल रहा था किसानों का, किसानों की बड़ी भूमिका है। जो किसान आंदोलन है उसकी भूमिका रही है। ये बंगाल में गए तो ये किसानों का कारवां वहाँ भी घुस गया, वहाँ भी अपने मुजाहरे कर रहा था। ये बच नहीं पाए, वहाँ से भागे कि अब करें क्या, ये तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब खुद भी तमाम नेता लोग, टिकैत लोग, तमाम लोग गए थे। इसलिए रोटी का सवाल है, हिंदुस्तान का जो मेहनत कश अवाम है उसने बस इतना करा है कि इनकी हार हुई है। लेकिन हमें ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नागनाथ गए सांपनाथ आ गए। मैं आपको शेर के ज़रिए एक बात अपनी कह दूंगा कि ये कातिलों का गिरोह है, किसी एक को चुन लीजिए। कोई तेज छुरी चलाता है, कोई धीरे धीरे। कातिल छोटा या बड़ा तो हो सकता है, छुरी तो हमारी गले पे चलेगी, छुरी छोटी या बड़ा हो सकती है। भैया शेर के जरिए बता रहे हैं कि आप छोटा गिरोह या बड़ा गिरोह, किनके तरफ इशारा कर रहे हैं मैं तो कुछ हल्का समझा हूँ, लेकिन आप थोड़ा इसको और अपने शब्दों में और भी कुछ आप जो आपने लफ्ज़ों में। भाई देखिए, आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, और आप भी नौजवान हैं। मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क को तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए।
हमारे शहीदों ने जो अपनी गर्दनें कटाईं, फांसियां खाईं, वो कौन सा हिंदुस्तान चाहते थे? सवाल ये है। यकीनन उनके ख्वाबों में ये हिंदुस्तान चोर डकैतों का, सरमाएदारों का नहीं रहा। ये अफसोस है इस बात का। लेकिन वो हिंदुस्तान बनना बाकी भी है। पिछले 70 सालों में हम देखें, और आप भी सब देख रहे हैं कि टोपियां बदली, झंडा बदला, डंडा बदला, अफसर बदले, कुछ नहीं बदला तो हमारी आपकी किस्मत नहीं बदली है। 2 उंगली की पर्ची बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती है। तो ये लड़ाई तो जो शहीदों की लड़ाई है, शहीद आजम भगत सिंह ने ये बात कही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चमड़ी बदल जाएगी। और हम ये देखें केवल चमड़ी बदली है और कुछ नहीं हुआ है। वही हालत है। अभी वही है निजामे कोहना, अभी तो रंजो अलम वही है। ये फैज़ जिंदा है, हमारी विरासत है, ये मुश्तरका विरासत, वो जिंदा है, वो दफन नहीं हुई है। मैं तो चूँकि इनकलाबी मजदूर केंद्र की जानिब से मुझे इस काम में लगाया गया है, जो हिंदुस्तान की पूरी एक रंगकर्मियों की, फ़नकारों की, कलाकारों की विरासत रही है, जिसे बोलते हैं इप्टा, इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर, प्रगतिशील लेखक संघ हमारे हिंदुस्तान में, जिसने अपने फ़न के ज़रिए हिंदुस्तान में गदर काट दिया, फिरंगियों को भगाया, उनका अपना एक रोल रहा है। फैज़ अहमद फैज़, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, कैफ़ी आज़मी, ये सब हमारी विरासत है भाई। आप इतिहासकारों को आप ले रहे हैं और उन बुद्धिजीवियों को ले रहे हैं। यहीं पे मुझे एक बात याद आ रही कि आज बीबीसी ने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक तरफ तस्वीर था और दूसरे तरफ वो लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में बता रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रवादी से ज़्यादा वो मानवता को महत्व देते थे। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवादी सच में मानवता से ऊपर है या मानवता सबसे ऊपर है? देखिए, राष्ट्रवादी जो नेता हुए वो आज़ादी के आंदोलन में पैदा हुए। उन्होंने जो राष्ट्र है, जो देश है, उसकी अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन मानवता को एक्सप्लेन करना मुश्किल काम है। आप मानवता को बहुत कोई उदारता के चश्मे से नहीं दे सकते, कोई नैतिकता के चश्मे से नहीं दे सकते। मानवता, ये मानवता तो सभी करते हैं, मानवता की बात करते हैं। हम केवल जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, उसकी मानवता के चश्मे से देखते हैं। कि आप देखिए जो हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो इस कदर भयाभय हैं कि उसको लफ्ज़ों में हम कह नहीं सकते। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लोगों के दिलों में हूक है, लोग अपनों से जुदा हो गए, हर तरफ हाहाकार है। इस बेशरम सरकार को, इस मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये 2 बोल तो बोल दे, संवेदनाएं प्रकट कर दे, इसको इस्तीफा देना चाहिए। बल्कि जो है लुल्लो चुप्पो कर रहा है ये देश का अदालत, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इनको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए था। सारे लोगों को समेट के इनको सजा सुना देना चाहिए था। ये लुल्लो चुप्पे मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इससे क्या होगा? चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, चुनाव आयोग उनके पास जा रहा है, बोले भाई ये क्या बात है? अरे बोले गलती हो गई, मैंने ऐसे शब्द निकाल दिए, वैसे शब्द निकाल दिए। ये क्या मजाक हो रहा है? इन सब लोगों को कटघरे में उस पर खड़ा कर देना चाहिए, सजा सुना देना चाहिए। ये हत्याएं करी गई हैं, जो हिटलरी हुकूमत है इसने हत्याएं करी हैं, और अदालत हिंदुस्तान की खामोश है। लोगों की जाने जा रही है, अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, शमशान घाट में देखिए तो जगह नहीं है। लेकिन खबरों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो गाय के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अब मानव के यहाँ पर देखिए तो मानव के लिए ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था सही से हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी तस्वीर आई, आपने भी देखा होगा। तो कैसे देखते हैं? पहले गाय को बचाना सही है, जानवर है उसको बचाना चाहिए, लेकिन पहले इंसान को बचाना जरूरी है या गाय को बचाना जरूरी है? देखिए, जब से ये आरएसएस की संघी सरकार आई है, इसके सवालों में इसके पास रोटी का सवाल, बेकारी का सवाल
महंगाई का सवाल ये रहा ही नहीं है। जितनी पुरातन पंथी इसकी जो कीचड़ है, जो पोंगापंथी बातें हैं, जो हिंदू फांसीवाद हैं, वो सब यही काम करते चले आ रहे हैं और ये काम वो भी निभा रहा है। भाई ये तो वही मुख्यमंत्री है ना जिस पे खुद कत्ल के केस चल रहे हैं। ये तो मुल्क की बदनसीबी है। जो धर्मनिरपेक्षता की बातें उसमें लिखी हुई हैं और बाबा जो है वो शासन कर रहा है, ये हम क्या कहें। वो तो उसको वैसी ही बातें करेगा वो।